हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 2। कौन सा सही होगा इसका? इसका सही होगा ऑप्शन 4 2। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि होती है, ध्वनि को हम बड़ी बांड कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जो स्वर है हमारी हिंदी वर्णमाला में वो 13 हैं और व्यंजन जो है वो 33 हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? ऑप्शन 1 अधिशासी, ऑप्शन 2 प्रशंसा, ऑप्शन 3 विनाश, ऑप्शन 4 प्रत्याशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रशंसा। क्या नहीं लगा हुआ है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, पहले में अगर हम अधिशासी में देखें तो इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरे में देखें, तीसरा देखें ऑप्शन तो विनाश, विनाश में वी लगा हुआ है, प्रत्याशा में प्रति लगा हुआ है। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन है प्रशंसा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है? तो अगर हम अन में कोई क्रय शब्द लगाएंगे तो विपरीत नहीं होगा। यदि आ में हम अगर आ के पीछे लगाते हैं क्रय, क्रय के अगर हम आगे आ लगाएं तो भी नहीं बनेगा, प्रा लगाएं तो भी नहीं बनेगा। ऑप्शन इसका 4 है वी। अगर हम क्रय के आगे वी लगा देते हैं उपसर्ग तो क्रय शब्द किस में बदल जाएगा? विक्रय में। विक्रय जो शब्द है वो क्रय का कैसा होता है? उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, संस्कृति का विशेषण है। इसमें पूछा है संस्कृत का विशेषण क्या होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 इसका फटाफट आंसर देंगे तो इसका देखते हैं संज्ञा या शब्द। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संस्कृति संज्ञा शब्द है, संस्कृति कैसा शब्द है? संज्ञा। तो इसका पूछा क्या है? विशेषण पूछा है, यानी जो इसकी विशेषता बताएगा। तो संज्ञा जो संस्कृति है वो संज्ञा शब्द है, एवं संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा पर? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, ऑप्शन ए। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। संस्कृति शब्द की विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, ऑप्शन 1 गाय, ऑप्शन 2 पहाड़, ऑप्शन 3 यमुना या ऑप्शन 4 आम। कौन सा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? ठीक है, तो सबसे पहले बता दें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी प्राणी या वस्तु या स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थान को वस्तु का बोध करता है वो कैसा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे श्याम हो गया, यमुना हो गया, पटना हो गया आदि। तो अब इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना क्या है? एक नाम है। नदियों, अगर हम नदी बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा? सारी नदी आ जाएंगी। यदि किसी एक का अगर गंगा की बात करते हैं तो क्या आएगा? सिर्फ गंगा की बात कर रहे हैं। अगर जैसे यहाँ पे सीधे नाम दिया हो यमुना, गाय मतलब सारी प्रजाति गाय, पहाड़ मतलब सारे पहाड़। कौन सा? हिमालय अलग है, किलिमंजारो अलग, सारे पहाड़ अलग अलग है, हिमालय, एंडीज, टॉकी वगैरह। आम तो इसमें बहुत सारे आम अलग अलग प्रजाति। लेकिन यमुना, यमुना का मतलब क्या हुआ? एक ही यमुना। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक क्रय विशेषण है, क्रिया विशेषण, सॉरी, इसमें से एक क्या है? क्रिया विशेषण। और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला क्या है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाड़ी सुंदर होती है। तो पहचान इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जो शब्द जो क्रिया विशेषण बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो एक कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 वाचक, रीतिवाचक। ठीक है, वाक्य वह धीरे से बोलता है। ठीक है, वह धीरे से बोलता है। मैं, ठीक है, मैं बोलता है क्रिया है, बोलता है क्या है? क्रिया है। ठीक है, एवं धीरे से क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो वह धीरे से बोलता है, तो क्या हो गया इसमें? क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया क्या है? बोलना, धीरे से क्या हो गया? उसका विशेषण है। क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है कि भाई कैसे बोलता है? धीरे से बोलता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मानक हिंदी से तात्पर्य है, मानक हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 7, मानक हिंदी से तात्पर्य साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। ऑप्शन 2 केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, ऑप्शन 3 साधारण बोलचाल की हिंदी, ऑप्शन 4 मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अगर हम मानक हिंदी की बात करें तो किसी भाषा की बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। ठीक है, मानक हिंदी से तात्पर्य साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य। ठीक है, ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है
किस वाक्य में अच्छा जो शब्द है उसको एज अ विशेषण के रूप में उसको प्रयोग किया गया है। ऑप्शन एक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा क्या कह रहा है, अच्छा तुम घर जाओ। ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो दूसरा क्या है, शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग। ऐसे कौन सा वाक्य जिसमें जो अच्छा शब्द है वो विशेषण के रूप में यानी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। वाक्य में स्थान शब्द के लिए क्या है, स्थान जो शब्द है उसके लिए विशेषण किसका प्रयोग करेगा, अच्छा। तो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, शब्द जो अच्छा है किसके रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषण के रूप में। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव उत्पन्न होता है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो इसको जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए संज्ञा 3 प्रकार की होती है, पहले बताया मैंने, ठीक है। कौन से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर जहाँ पर किसी भी भाव उत्पन्न, भाव, गुण एवं दशा आदि का पता चले, ठीक है, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे धैर्य, सौंदर्य, चतुराई, वीरत्व एवं ममत्व। यहाँ पर क्या पता लग रहा है, यहाँ पर भाव निकल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिठाई। मिठाई क्या है, हमें चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो हम मिठाई क्या है, मिठाई से हमें क्या पता चल रहा है, भाव निकल रहा है। तो इसका पहला सही हो जाएगा। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण किसके भेद हैं, किस भेद के अंतर्गत आते हैं। निश्चित जो शब्द है, शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक एवं परिमाणवाचक, ठीक है। तो जो निश्चित शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्यों, किसी चीज़ का क्या है, परिमाण, यानी मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, निश्चित क्या है कि निश्चित है किसी परिमाण, कोई चीज़ का निश्चित होना, तो कैसा होता है, परिमाणवाचक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अविधेयार्थ वाचक शब्द के संबंध किससे हैं, वाचक शब्दों का संबंध किससे है, प्रेरणात्मक, परिमाणवाचकता, ठीक है, या इन सभी से, या मूलार्थ व्यंजकता। 11 ऑप्शन। चलिए इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। वाक्य के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, शक्ति को क्या कहते हैं, अविधा कहते हैं। अविधा शक्ति से निकलने वाले अर्थ को, अविधा जो शक्ति से निकलने वाला जो अर्थ होता है उसे अविधेयार्थ कहते हैं। इसीलिए अविधेयार्थ वाचक शब्दों का शब्द जो है मूलार्थ व्यंजन कैसा होता है, व्यंजकता से होता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद को इंगित, प्लूत, अनुनासिक, उदात्त या अनुदात्त। क्वेश्चन 12, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, अनुनाद। ठीक है, वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद अनुदात्त होते हैं, ठीक है। प्लूत स्वरों का एक प्रकार है, ठीक है। प्लूत कैसा है, स्वरों का एक प्रकार है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका अनुदात्त हो जाएगा, ठीक है। वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित करते हैं, अनुदात्त, ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, कृत प्रत्यय पूछे गए हैं। तो अब तो प्रत्यय तो आपको पता होंगे, जो शब्दार्थ से शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय कितने प्रकार, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, 2 प्रकार के होते हैं। वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28 है, ठीक है। जैसे अक, अन, अना, आय, इत्र, ठीक है, ये सब कैसे हैं, कृत प्रत्यय हैं। तो कितने हिंदी में, 28 है, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। अरे इसके 2 ही ऑप्शन हैं, ठीक है। जिस शब्द में किसी कार्य का समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल काल, भविष्य काल। तो भूतकाल के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत, हेतु भूत, ठीक है। तो मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में क्या है, पूर्ण भूत है, यानी पूर्ण भूत। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। वृत्त धातु में ऋणमूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा, वृत्त धातु में ऋणमूल शब्द लगने पर क्या होगा, 15, ठीक है। वे शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो वृत्त धातु में मूल शब्द प्रत्यय लगने से क्या वृत्तम शब्द रूप बनेगा, क्या बनेगा, वृत्तम शब्द रूप, ठीक है। वृत्तम, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्तम बन जाएगा। ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या है, कृष्ण ने गाना गाया, कारक, इसमें क्या पूछा है, कारक।
तो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है ना, उसे कारक कहते हैं। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, 8 मानी गई। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे आए कृष्ण ने गाना गाया। तो वाक्य में कौन सा कर्ता कारक है? कौन सा कारक है? कर्ता, यानी कृष्ण ने, यानी कर्ता ने। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन सा है? इसका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 4, कर्ता। ठीक है। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता। अब आपको समझ में आ गया। देखिए, रचना के आधार पर सब 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक एवं योग रूढ़। ठीक है। तो शब्द ये मूल शब्द हैं। इन शब्दों को खंड सार्थक नहीं होते हैं, जैसे नाक है, कान है आदि। ठीक है, क्या है? इनके सार्थक खंड नहीं होंगे। जैसे यौगिक शब्द हो गया, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों का यौगिक से बना, जैसे दिन रात हो गया, योग रूढ़ हो गया, तो कैसे यौगिक हो जाएंगे? ठीक है। पर अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज। ठीक है। तो क्या पूछा गया? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। ठीक है, क्योंकि वो 2 अर्थ के रूप से मिलकर बनकर एक नया शब्द बना होता है, 2 शब्दों से मिलकर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द हैं। अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं अपने से बड़े के लिए, तो संबोधन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी या आयुष्मान? तो 18 का जो अगर आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन 2। पत्र में अपने बड़ों के लिए संबोधन शब्द श्रद्धेय, आदरणीय एवं पूज्य आदि लिखते हैं। ठीक है, पूज्य या श्रद्धेय आदरणीय लिखते हैं। एवं पत्र के अंत में आपका प्रिय स्नेहाधीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपका प्रिय एवं स्नेहाधीन लिखते हैं। पत्र में अपने छोटे के लिए पिता माता पिता चिरंजीवी या प्रिय आयुष्मान शब्द का संबोधन न के लिए प्रयोग करते हैं, संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं, संबोधन के लिए। ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो कौन सा हम शब्द प्रयोग करेंगे पत्र में अपने बड़े के लिए? श्रद्धेय या आदरणीय। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। जैसे अपरिचित को किसी को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें किस शब्द से क्या करेंगे? प्रिय महोदय, आदरणीय, श्रीमान, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम किसी परिचित व्यक्ति को हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रिय महोदय। ठीक है, पत्र लिखते समय अपरिचितों के लिए हम प्रिय महोदय शब्द का संबोधन करते हैं। माता पिता को संबोधन के लिए क्या करेंगे? आदरणीय। ठीक है, इस चिन्ह दिया है, चिन्ह का नाम बताना आपको, कौन सा चिन्ह है? तो ये सबको पता होगा, कौन सा है? अनुनासिक या चंद्रबिंदु। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चिन्ह अनुनासिक, चंद्रबिंदु। अनुनासिक के स्वर ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, जिनका उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जैसे आंग, आंग के ऊपर हो गया अंग, आ, ई। ठीक है, तो ये अनुनासिक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा, कि ये वही क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 तारीख को होने वाले बीएड परीक्षा में ये बहुत लाभदायक